So, hi everyone, my name is Shashank, and as you know, I make content about the study and academic area after NEET and post NEET. You can subscribe to my channel. Let's start with the words video. Talking about the main aim of this video, एज आई प्रोमिस्ड जो लोग मेरे को फिलहाल टेलीग्राम पे एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे उन लोगों के बाद पता होगा कि मैं एक MBBS के लिए वीडियो लाने वाला था जॉर्जिया के लिए। एंड द प्रॉब्लम विच केम विद दैट वीडियो वाज दैट, तो बेसिकली उसमें इतनी ज़्यादा सच्चाई बोल दी गई थी कि वो वीडियो मुझे यहाँ से हटानी पड़ी। एंड ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये बात एक्चुअली ऐसी है कि मतलब उनकी फैमिली में फिर और चीज़ें हुई, लेकिन सम वॉट मैं जस्ट एडिटिंग कर रहा था उस रात एंड उसी रात मेरे को स्टे मिला कि आपको स्टे कराना पड़ेगा इस वीडियो को, एंड वो वीडियो पूरी की पूरी कैंसिल हो गई। तो फॉर मी आई एम मेकिंग द होल वीडियो अगेन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसा एक कॉन्टेंट लाने वाला था। सो फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट टूवर्ड्स द मेन वीडियो, दैट इज़ वाई आई लेफ्ट MBBS जॉर्जिया का ऑप्शन। मेरे पास ये ऑप्शन लास्ट ईयर भी आया था रशिया के लिए, एंड इस साल जॉर्जिया के लिए भी मेरे पास ऑप्शन था कि मैं वहाँ पर जाकर आराम से पढ़ सकता था, क्योंकि मेरे पास कोई बजट की इतनी कमी नहीं थी कि मैं 30 लाख रुपए एटलीस्ट ना लगा सकूँ या फिर 50 लाख रुपए ना लगा सकूँ कहीं से। मैं आराम से लगा सकता था, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वाई आई लेफ्ट इज़ द मेन रीज़न अगेन। तो बेसिकली मैं यहाँ सारे फैक्ट्स वो बोलने वाला हूँ जो कि एग्जैक्टली मैंने वर्ड टू वर्ड उनके मुंह से सुने थे, एंड ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं, इसमें से कुछ भी चीज़ इधर की उधर नहीं की गई है। द ओनली थिंग आई एम नॉट गोना टेल यू इज दैट कि फैक्ट्स किसने बोले हैं और कब बोले हैं, क्योंकि दैट इज privacy that I have to maintain. Other than that, all the points are allowed to be copied, so मैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूँ। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले हॉस्टल्स वगैरह को लेके और अकोमोडेशंस को लेके, जो कि वहाँ पर पहली बात रखी जाती है। पहली बारी आपको अगर जॉर्जिया में पढ़ना है या रशिया में आपको पढ़ना है तो आपको एजेंट से लेने पड़ेंगे। उन एजेंट्स का बेसिक काम ये होता है कि आपको वहाँ पर अकोमोडेशन दिलवाएं, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करवाएं और उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर तक पहुँचने तक की जिम्मेदारी आपकी लें। वो काम तो वो लोग कर देंगे। उस काम में कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ एप्लीकेशन डालनी होती है। अब जब बहुत सारे बच्चे एक साथ करते तो वो लोग आसान पड़ता है उनके लिए, राइट। तो आप उनको अपना एप्लीकेशन दे दो, वो आपका एप्लीकेशन डाल देंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन मेन मोटिव होता है कि वो आपको बनाते कैसे हैं। गोइंग टू जॉर्जिया या एनी अदर कंट्री, एक सिंपल वर्ड में इस पूरी वीडियो के साथ बताओ ना, इज कॉल्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। एक वर्ड होता है, तुम्हें नहीं पता क्या हो जाएगा, कोई किसी भी चीज़ की कोई प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो टॉकिंग अबाउट अकोमोडेशंस एंड एवरीथिंग, वहाँ पर आपको हॉस्टल्स मिलते हैं जो कि आपका एजेंट आपको बताएगा कि आपको हॉस्टल में रहना है और आपके मील जितने होंगे। तो जो बेसिकली पहला स्कैम स्टार्ट होता है वो ये होता है कि आपको बजट्स बताए जाएंगे, कैसे कैसे कॉलेज कौन कौन से फीस पे करनी है। जो ट्यूशन फीस होती है वो लोग एक्जैक्टली सही बताते हैं, क्योंकि वो तो तुम चेक कर लोगे, राइट। उस पर तो कुछ झोलबाजी नहीं हो सकती है। उसके अलावा वो 1-1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, जो कि उनकी एजेंसी को रन करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो हर साल 150-200 बच्चे भेजते, तो इमेजिन द रेवेन्यू। लेकिन उसके अलावा जो वो झूठ बोलते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। एंड वो झूठ ऐसे होते हैं कि एक मिडिल क्लास का फैमिली का बच्चा, मुझे लगता नहीं है कि उसमें किसी को फंसना चाहिए, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अफोर्डिंग 30-40 लाख फॉर एन एजुकेशन इज इट सेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग डील। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि मिडिल क्लास से आते हैं, अपर क्लास से भी आते हैं, उनके लिए बिट्स इतना महंगा पड़ जाता है। तो फिर MBBS इन रशिया और जॉर्जिया इट सेल्फ इज अ वेरी बिग डील, राइट। सो मैं पैसे की रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे लिए सबसे बड़ा फोकस पैसा होता है, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा किस तरीके से कमाया जाता है किसी भी पेरेंट्स के द्वारा। एंड फिर अगर उसका सही जगह पर सही प्रोबेबिलिटी के साथ यूज़ ना किया जाए तो वो पैसा आपके लिए फिर अभिशाप बन जाएगा और आप उसको उतार नहीं पाएंगे। एज ए स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबसे पहले कि आप अपने पेरेंट्स का पैसा एक एक पैसा एक अच्छी जगह पर लगाएं, और जहाँ पर आप श्योर हैं वहीं पर लगवाएं। ऐसे फालतू में मत, बेसिक बात है कि अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार है तो आप वो पैसा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि आप पैसा नहीं लगा सकते, सो यू आर लाइक मी। तो अकोमोडेशन की बात बताऊंगा और आपको कैसे। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो कोर्स होता है टोटल आपका 6 ईयर्स का होता है, क्योंकि वहाँ पर 5 ईयर्स का कोई सिस्टम ही नहीं, तो 5 साल 7 मंथ, 5 साल 8 महीने, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। टोटल 6 ईयर्स का कोर्स रहता है जैसे आपको बताते हैं। उसके अलावा आपको फिर 1 साल का दे वो टेल यू कि आपको इंडिया में आके इंटर्नशिप करना पड़ेगा, लेकिन वो ये बात नहीं बताते आपको दोबारा से कि वो इंटर्नशिप आपको FMG के बाद मिलेगी। चलो, तुम्हें अगर ये बात उन्होंने हद मार के बता भी दी। नाउ मेन थिंग, अकोमोडेशंस एंड हॉस्टल्स में सबसे बड़ा स्कैम चलता है कि वो जो अकोमोडेशंस वहाँ पर आपको रखते हैं, जो हॉस्टल्स वहाँ पर रखते हैं, वो हॉस्टल्स एक्चुअली रखने लायक होते नहीं हैं। वहाँ आप 1 साल रहेंगे, इतनी बाउंडेशंस होती हैं, इतना ज़्यादा वियर्ड खाना मिलता है कि आपको फिर हॉस्टल्स चेंज करने पड़ते हैं एंड आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो एक बेसिक बजट जो आपको बताएंगे वो 3-4 लाख का होगा, पर जितना भी आपका ट्यूशन फीस है, फॉर एग्जाम्पल की हाईएस्ट ट्यूशन फीस आ रही है, उसके अलावा मान लो उन्होंने आपको बताया कि 2.5-3 लाख रुपए रहने का खर्चा है, बट इट्स नॉट एक्जैक्टली लाइक दैट। पहली बारी तो वो जो आपको खर्चा बता रहे हैं रहने खाने का बाहर, वो खर्चा एक्चुअल में
उनकी हॉस्टल और उनकी मेस के हिसाब से है। आप उनके मेस और उनके हॉस्टल्स को फॉलो ही नहीं कर पाओगे। इतना ज़्यादा वियर्ड, इतना ज़्यादा बेकार मैंने सुना है चीज़ें होती बच्चों के साथ में कि वो वहाँ जाते तो हॉस्टल्स के लिए हैं, लेकिन फिर हॉस्टल और वहाँ का खाना देखने के बाद वो वहाँ पर खा नहीं पाते हैं। उसके बाद उन्हें बाहर रूम लेके रहना पड़ता है। वो रूम भी बहुत महंगे मिलते हैं एंड फिर दे हैव लीज ऑल्सो। एक साथ 4-5 बच्चे रूम लेते हैं, वहाँ रहते हैं घर में, तो दैट बिकम्स एन इटसेल्फ अ बिग इशू ऑफ रेंटल। एंड खाने का खर्चा अलग रहा। तो खाने के खर्चे की बात ऐसी है कुछ जो जियो पॉलिटिकल इशूज़। इंडिया में स्टेट टू स्टेट अगर लड़ाई हो जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत आती है बच्चों के लिए। लेकिन लेकिन इमेजिन जिस देश में कभी भी वॉर हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल रशिया है, रशिया हैज़ पावर, रशिया हैज़ एवरीथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। रशिया एक बहुत अच्छी कंट्री है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि कब रशिया में या तुम उज़्बेकिस्तान में या फिर मान लो जॉर्जिया में इनमें जियो पोलिटिकल इशूज़ क्रिएट हो जाएं एंड वहाँ पर खाने की रहने की कॉस्ट बढ़ जाए। ये हुआ है एग्जैक्टली। जिन भैयों की मैं फिलहाल आपको बात बता रहा हूँ उनका 6 लाख समथिंग बैठा था एक्चुअली, पूरा ट्यूशन फीस वगैरह। उसके अलावा उन्होंने वेंडर ने उसे बताया था कि 2-3 लाख रुपए सिर्फ रहेगा आपका हॉस्टल का खर्चा। लेकिन क्या हुआ, जब वो फर्स्ट ईयर में पढ़े तो उनका 2-3 लाख ही रहा। फिर उन्हें हॉस्टल समझ में नहीं आया। इमेजिन जॉर्जिया जो कि इतनी बेटर कंट्री है रशिया से कहीं ना कि मतलब चीज़ें बच्चों के लिए अच्छी ही हैं। रशिया में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे होने की वजह से कभी कभी चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन जॉर्जिया में चीज़ें मिल जाती है। जॉर्जिया एक फिर भी डिसेंट कंट्री है। तो जॉर्जिया में भी वहाँ पर क्या दिक्कत आई थी कि पहले जो बजट 2 लाख था सिर्फ खाने रहने का, अब वो बजट डायरेक्टली 6 लाख हो चुका था, क्योंकि खाने के प्राइसेस डबल हो चुके थे जियोपॉलिटिकल इशूज़ की वजह से। दैट्स द फर्स्ट अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर दैट हैज़ हैपेंड देयर। और ये तो फिर भी बहुत छोटी चीज़ है। क्या हुआ था कि जॉर्जिया में जो यूक्रेन के बच्चे हैं वो आ गए थे। वहाँ की पॉपुलेशन वहाँ से उठकर यहाँ आ चुकी थी, और पैलेस्टाइन वगैरह का अपने आप पे सब बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था। तो उसकी वजह से जो वहाँ के बच्चे तो यहाँ आ चुके थे, एंड उस चक्कर से फिर मेडिकल कॉलेजेस ने अपनी फीस भी थोड़ी सी वेव कर दी थी ऊपर। तो सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि राइट नाउ ही इज़ लाइक मेरे को 13 लाख रुपए साल का देना पड़ता है, 13-14 लाख रुपए लाइक पर ईयर। एंड जो मेरे साथ बात हुई थी वो सिर्फ 8 लाख की थी। तो इमेजिन कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। मुझे लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर तुम एक साल में 1 लाख बढ़ा देते हो तो अपने आप में उनके लिए एक लोन जैसा हो जाता है तैयार। तो पैसा मुझे लगता है मेन चीज़ है इसमें। एंड फिर होता भी है कि तुम्हें वहाँ पर फ्लाइट के चार्जेस रहे, खाने के चार्जेस रहे, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो लोग इसमें कुछ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं फिलहाल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप वहाँ पर जाइए। ये बात मेरी भी नहीं कही है, भैया ने एग्जैक्टली सेम कहा था कि पैसा है तो आप जाइए। पैसा ऐसा नहीं होता है कि अगर मेरे पास 30 लाख रुपए तो वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टोटल खर्चा 30 लाख ही बैठ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप 5 लाख भी एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तब भी आपको कम से कम मिनिमम टू मिनिमम आपको 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके चलने ही पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट। अगर आपका कोर्स 40 लाख का है, 50 लाख का है, तो 65-70 लाख से कम तो आपका अपना प्लानिंग होना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कितने सारे हिडन चार्जेस हैं। लाइक अगर मैं वहाँ पर आपको रहने का, मैंने फिलहाल आपको बताया सबसे बड़ी इशू। अब मैं फिलहाल हेल्थ केयर के बारे में बात करता हूँ। जो वहाँ पर इंश्योरेंस स्कैम चलता है, मतलब जो आपको इंश्योरेंस करवाएंगे आपके, वो इंश्योरेंस, वीज़ा इंश्योरेंस, वहाँ के हॉस्पिटल्स इतने वियर्ड हैं कि अगर तुम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वो कॉलेज तुम्हें, अगर तुम्हें कोई इशू होता है, हल्का फुल्का मेडिकेशन होती है, तुम्हें अगर कंसल्टेशन चाहिए तो तुम्हें कंसल्टेशन भी फ्री में नहीं देंगे। ठीक है, तुम्हें उसके लिए भी पे करना पड़ेगा। और रही इंश्योरेंसेस की बात, तो इंश्योरेंसेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। पहले स्टार्टिंग में उनको ये बताया गया था कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो जनरली क्या करते हैं लोग, एक तो बोलते हैं इंटर्नशिप्स का पैसा मिलेगा और एक स्कॉलरशिप। ये अपने आप में दो बहुत बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं आपके साथ में कि जो आपकी ट्यूशन फीस है उसमें से वो कुछ पार्ट काट के बता देते हैं कि आपको इतना पैसा वहाँ पर मिल जाएगा, इतनी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और इतना फलाना मिल जाएगा और आपको फिर इतनी फीस पड़ेगी। तो आदमी सोचता है ओके तो काफ़ी कम बैठ रहा है, इतना तो इंडिया में भी हो जाता है राइट। लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्कॉलरशिप की बात तो ऐसी है, मुझे ज़्यादा पता लगी कि बेटा आपको टोटल, मतलब इमेजिन इंडिया में एमबीबीएस में 70% आते हैं, वहाँ पर तुम्हें कम से कम 80% लाने पड़ेंगे टू गेट अ स्कॉलरशिप। 80-90% मतलब एक्सेलेंट आपको होना पड़ेगा, तब जाके आपको इतनी सी स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके अलावा बताता हूँ आपको, ये तो सिर्फ स्कॉलरशिप की बात रही। तो जहाँ तक बात रही आपके पेड इंटर्नशिप की, वहाँ कोई भी इंटर्नशिप में पेमेंट नहीं होती है। तो ये भैया को अपने आप में शौक लगा था। अब मुझे बताओ कि अगर कोई मिडिल क्लास का बच्चा वहाँ जाके बैठ जाए, उसे हर साल कुछ ना कुछ नया सुनने को मिले। एंड एक तो ये बात है कि जो वहाँ अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो रही है वो तो अपने आप में बहुत डिफरेंट है। तुम बाहर, तो अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो इंडिया में भी एनएमसी कम नहीं है हमारा, ठीक है। एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल, जो कि हर साल कुछ ना कुछ नए लॉ लाता रहता है एफएमजीज के लिए, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए। कभी बोलता है टेस्ट दे दो, कभी बोलता है ये वाला सेशन है, कभी बोलता है वो वाला सेशन है। और जो लोग तुम्हें ये बोल रहे हैं कि बाहर जाने के बाद इतना अच्छा पासिंग परसेंट होता है, ये होता है, ओके मैं तुम्हारे को ऑफिशियल डेटा दिखाता हूँ। दिस आर पीपल एक्चुअली पास्ड, इतने कम लोग, 18% इज रियली पासिंग एरिया ऑफ एफएमजी राइट नाउ जो सेशन हुआ था। एंड मैं ये मानता हूँ कि अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बच्चे बैठते हैं, लेकिन जहाँ तक ऐसा बोला जाता है कि तुम कर लोगे, तुमसे हो जाएगा, तुम तो निकाल ही लोगे, ऐसा नहीं होता है।
इनफैक्ट मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप वहाँ जाते हो और अगर आपसे 6 साल आपने वहाँ पर पढ़ाई करी, आपने आराम से 40-50 लाख रुपए वहाँ पर उड़ा दिए हैं, उसके बाद आप इंडिया आ रहे हो, उससे एफएमजी नहीं निकल रहा है। मेरा खुद का दोस्त इज प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम और समथिंग, एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि एफएमजी के ग्रेजुएट्स वहाँ बैठे रहते हैं। दिल्ली के जो बच्चे यहाँ लाइब्रेरी वगैरह में जाते होंगे, उन्हें अच्छे से बात पता होगी कि कैसे भी एफएमजी के ग्रेजुएट्स अभी भी नीट एस्पिरेंट के साथ बैठ के एफएमजी की प्रिपरेशन करते हैं। एंड एफएमजी को भी निकालने के लिए आपको 3-4 साल का एकदम ड्यूरेशन मिलती है, ऐसे सेट ड्यूरेशन, इसमें आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मेडिकल डिग्री वैलिड ही नहीं है, मतलब कंप्लीटली दैट इज बेसलेस। इमेजिन तुमने वहाँ 6 साल पढ़ाई करी है और मान लो तुमने 1-2 ड्रॉप लेके एफएमजी के पास तुम हिट भी करो, तुमसे नहीं हो पा रहा एफएमजी क्लियर, कुछ भी हो सकता है रीजन। अब तुम ये मत बोलना कि एफएमजी तो बहुत ईजी होता है, ऐसा होता है। जब तुम दोगे तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि एफएमजी कितना ईजी है, कितना ज़्यादा उसको बच्चे को वो घुमा के पूछते हैं क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात ये है, तुम एफएमजी पास कैसे करोगे जब तुम्हें क्लिनिकल नॉलेज ही नहीं है। जो भैया मेरे जॉर्जिया में हमारे पास मेडिकल में क्लिनिकल प्रैक्टिसेस है ही नहीं, हमारा पेशेंट से इंटरेक्शन ही नहीं होता है, क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं आती है। अगर हम रशियन सीख भी लेते हैं तो एक नॉर्मल इंडियन को इंग्लिश तक तो आती नहीं है। तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि रशियन सीख लेगा, जॉर्जियन सीख लेगा और उनके पेशेंट से इंटरेक्ट कर लेगा? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज क्लियरली इम्पॉसिबल। तुम कर क्या रहे हो वहाँ जाके? तुम सिंपली सिर्फ नोट्स बना रहे हो, उसको रट रहे हो, जैसे कि इंडिया में नीट पीजी की तैयारी चलती है, और उसके अलावा तुम हल्का फुल्का ऊपर से ऑब्जर्वेशन कर लेते हो। उल्टी सीधी चीज़ें तुम टेस्ट करा के देख लेते हो बच्चे से, बच्चा फिर भी क्लिनिकली रेडी नहीं है फिलहाल। एंड रही बात नेक्स्ट की, तो अब एक नेक्स्ट अपने आप में बहुत बड़ा झोल है। मैंने कहा ना कि एनएमसी भी हमारी कुछ कम नहीं है। तो भैया 2021 या 20 में गए थे, तब उन्हें खूटी पकड़ाई गई थी कि भाई नेक्स्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट में तो हर आदमी को देना ही पड़ेगा, लाइसेंसिंग एग्जाम है, ये है वो है। बिलीव मी, अब तक कोई ऐसा डेटा नहीं आया। इनफैक्ट 2029 तक भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नेक्स्ट होने वाला है। कोई डेटा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है अभी तक भी। जिस प्रूफ को ये लोग यूज करके एजेंट्स आपको बाहर भेज रहे हैं कि नेक्स्ट होने वाला है, नेक्स्ट, अरे कहाँ नेक्स्ट हो रहा है यार? एफएमजी तो हो रहा है, एफएमजी का लेवल। और जो जो बंदा इंडिया से एमबीबीएस कर रहा है उसके पास कोई लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं है राइट नाउ, एंड जो बंदा एफएमजी दे रहा है उसके लिए वो टफ है। और ये सिस्टम के लिए अभी कोई चेंज में कुछ भी ऐसा लेटर नहीं आया, कुछ भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो तुम किसको बोलकर भगा रहे हो बच्चों को? क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो उनका, जब तुम्हें पता है कि ऐसा कोई लॉ नहीं आया है? अगर ऐसा लॉ पास होता तो तुम भेज सकते थे बच्चों को। तुम्हें गारंटी क्या है इस बात की कि इंडिया में एफएमजीज को एक्सेप्टेंस मिलती रहेगी लंबे समय तक? मुझे ही बता दो। 6 साल की बात है, आज कितना है, 25 हो चुका है, 2031 तक। तुम्हें लगता है कि इंडिया के अंदर अपने खुद के डॉक्टर्स को लेकर सैचुरेशन नहीं आने वाला है? डेफिनेटली। इंडिया में इस टाइम पर भी कितने सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ा सा डॉक्टरों को लेकर सैचुरेशन आ चुका है, जैसे कि कर्नाटक एंड केरला। आई हैव हर्ड रिसेंटली कि वहाँ पर 40-50 के सैलरी है एमबीबीएस डॉक्टर की, एंड दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ सैचुरेशन। ये बेटा अभी हल्का सा स्टार्ट हुआ है, अभी अच्छा खासा झटका नहीं लगा इंडिया को। 6-7 साल बाद एमबीबीएस सैचुरेट होने वाला है, ये बात तो बिल्कुल श्योरिटी है, जैसे कि बीटेक सैचुरेट हो चुका है। तो उस टाइम पे जब मैं यहाँ एमबीबीएस करके आऊँगा, पहली बात मैं इतना टफ एग्जाम निकालूँ, है ना, उसके बाद फिर मैं ऐसी जिंदगी जो यहाँ पर सैचुरेशन आ चुका है ऑलरेडी, इतने में मैं क्या कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ बड़ा कर जाऊँगा या मैं पता नहीं क्या ही हो जाऊँगा, नहीं। मुझे लगता है कि आप इतने टाइम में, इससे आधे टाइम में जिंदगी को सेटल करके आगे चीज़ें सोच सकते हैं। तुम इसके बाहर तो आओ। तुम नीट एस्पिरेंट थे फॉर एग्जाम्पल, तुम में से बहुत सारे बच्चे नीट एस्पिरेंट हो गए, ठीक है, मैं खुद ही बात मानता हूँ, खुद प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ अप्लाई करी है कि जब मैं नीट एस्पिरेंट के नीट फेज में था ना, तो मैं कुछ सोच नहीं पाता था, ठीक है। द डे आई गॉट आउट ऑफ माई नीट जोन, मैंने कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट करी, मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला, मैंने और चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं उस एक लूप से बाहर आ चुका हूँ फिलहाल, राइट। ऐसे सेम नीट बाहर जाने का है। अगर आप बाहर 6 साल एमबीबीएस कर रहे हैं और इंडिया में कुछ भी हो सकता है, मान लो बोल दे कि हमें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एनएमसी डज नॉट हेजिटेट। एनएमसी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम बाहर पढ़ने गए थे, वो तुम खुद की मर्जी से गए थे, तुमने एक्स्ट्रा फीस खुद की मर्जी से दी थी, वो इंडिया के बच्चों को एक्सेप्ट करेगा फटाफट। और रही फ्लैब की बात, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि चलो इंडिया में नहीं हुआ तो हम फ्लैब निकाल लेंगे। अरे फ्लैब निकालोगे कहाँ से? जब तुमसे इंडिया का एग्जाम नहीं निकला, तुमसे फ्लैब निकल जाएगा? जो खुद के इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, वो बेचारे खुद फ्लैब के लिए 1 साल 2 साल ड्रॉप लेके तैयारी करते हैं। तुम क्या सोचते हो कि तुम उनसे हल्का सा लेवल नीचे होके, मतलब मुझे लगता है कि नीचे ऊपर तो खैर नहीं होता है, लेकिन बात सुनो क्या है, एफएमजी तुमसे क्लियर ही करवाया जा रहा है इसे, ताकि तुम उस लेवल को पहुंच पाओ, ठीक है। तो तुम फ्लैप क्लियर कैसे कर दोगे जब तुमसे एफएमजी नहीं निकलेगा? अगर तुमसे एफएमजी निकल जाएगा तो तुम्हें फिर वो भी निकल जाएगा, है ना। और मुझे लगता है कि मेन सपना सबका एफएमजी होता होगा। देर आर रेयरली सम पीपल जो कि डायरेक्टली यूएसएमएलई के लिए अप्लाई करते हैं, फ्लैप के लिए अप्लाई करते हैं, पहले सब एफएमजी ही क्लियर करते हैं, जिनका निकल जाते हो फ्लैप के लिए अप्लाई कर देते हैं, राइट। सो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्यों इतना ज़्यादा नज़रअंदाज होता है बच्चों के बीच में, कि उन्हें चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। पता नहीं कितने सारे लोग ऐसे जिनको 7 साल की एमबीबीएस चल रही है फिलहाल। मेरी और डिस्कॉर्ड पे बात हुई थी एक बंदे से, उसको बताया था कि 6 साल की, उसकी बेचारी की 7 साल से चली रही है। वो वहाँ इंटर्नशिप करके आएगा 1 साल की, नहीं तो उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा, और उसको जब तक वहाँ लाइसेंस नहीं मिलेगा वो बंदा यहाँ आके एफएमजी नहीं ले सकता है। दिस इज सो ड्रामेटिक। वो बंदा 8 साल एमबीबीएस में दे रहा है यार,
मतलब 8 साल इज़ नॉट अ जोक। किसी के ज़िंदा रहने की कल की नहीं है यार। तुम 8 साल एमबीबीएस में दे रहे हो और उसके बाद वो एफएमजी देगा, ठीक है? 8 साल में एफएमजी देगा, फिर 1-2 साल की पीजी वो होती है इंटर्नशिप इंडिया में आके, वहाँ पर भी वो अंडरपेड रहेगा और फिर 2 साल बाद वो बंदा 10 साल बाद वो बेचारा पीजी लिखने वाला है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे बाहर पढ़ना कभी डिफाइन नहीं कर पाया मैं, क्योंकि इतनी फीस, ठीक है, इतनी फीस, इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर। मतलब मैं बता रहा हूँ, जो मेरे भैया हैं उन्होंने मुझे और भी चीज़ें बताई कि जैसे फॉर एग्जांपल आप बाहर हो फिलहाल, ठीक है, आपसे आपका पासपोर्ट खो गया, वीज़ा खो गया, फलानी चीज़ टूट गई, पता नहीं क्या हो गया, आपसे कुछ ऐसा फॉल्ट हो गया, आप बीमार पड़ गए, आपको को उसमें बीच में छोड़ के आना पड़ा। उनके कितने सारे दोस्त ऐसे जो कि वहाँ जाके बीमार पड़ गए बिकॉज देयर आर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आउट देयर। तुम्हें नहीं पता, तुम सिर्फ यहाँ पर रह रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि फॉरेन कंट्री है। एग्जैक्टली फॉरेन कंट्री है, लेकिन वो वैसी कंट्री नहीं जैसे तुम सोचते हो, लंदन एंड यूरोप एंड ऑल दैट। वो एकदम एक्सट्रीम वेदर की कंट्रीज हैं। तुम्हें सिर्फ ऐसा लग रहा है कि तुम वहाँ मैनेज कर लोगे, सर्वाइव करना ही इज द ओनली पोजिशन देयर। जो वहाँ लोग हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। एंड जो वहाँ लोग हैं, एक बार मैं और बता दूँ आपको कि वहाँ कुछ ऐसे भी दल्ले पड़ रहे हैं फिलहाल, जो लिटरली यहाँ के बच्चों को बहला फुसला के वहाँ बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें कमीशन मिलता है जितने बच्चे वो अपनी खुद की यूनिवर्सिटी में लाओगे। तो तुम खुद देखोगे कहीं ना कहीं एक तरफ जो बंदा एफएमजी ग्रेजुएट होगा वो उन्हें रोज मार रहा होगा बैठ के कि कितना बेकार है एफएमजी। जो बंदा एफएमजी क्रैक करके बैठा हुआ है इंडिया में, वो बता रहा है तुम्हें कितनी बेकार है सिचुएशन, क्योंकि उसे किसी एजेंट का डर नहीं है। लेकिन जो आदमी वहाँ बैठा हुआ वीडियो बना रहा है कि भाई आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ भाई, उसे लिटरली बता रहा हूँ मैं, पैसों की जरूरत है इस टाइम पे, उसका एजेंट उसको पैसे देने वाला है जितने बच्चे को अपने अंडर लाएगा। वो तुम्हें कहेगा ये बात कि हमारी अकेडमी में करो कॉन्टैक्ट, या फिर एक काम करो, मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, फिर मैं आपको अपने अकेडमी का लिंक दूंगा, फिर आप वहाँ से आना, फिर आपको मेरे को पैसे मिलेंगे उसके बीच में। सो ये चल क्या रहा है फिलहाल? तुम बच्चे को क्लैरिटी क्यों नहीं देते हो? तुम बच्चों को ये क्यों नहीं बताते हो कि बेटा बहुत रिस्की है ये, तुम्हारे को पैसा चाहिए होता है, तुम पेरेंट्स से पैसा ले लेते हो फिलहाल के लिए, फिर तुम्हें ये नहीं, उन्हें कुछ समझाया नहीं जाता है कि बेटा बाहर रह रहे हो, तो इंडिया में नहीं हो कि 50 रुपये की चॉकलेट आएगी तो तुम्हारा काम चल जाएगा। वहाँ तुम्हें खाने के लिए डबल पे करना पड़ सकता है अगर वहाँ जियो पॉलिटिकल इशूज़ बहुत बेकार हो चुके हैं तो, ठीक है, तुम्हें डिग्री छोड़ के आना पड़ेगा। और अगर तुम वो लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, भाई मेरा तो सिंपल बात है, मैं 40-50 लाख रुपए लगाने के बाद इंडिया में आकर खाली नहीं बैठ सकता। तो दैट इज द सिंपल रीजन आई लेफ्ट द कोर्स। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे दोस्त और मैं कजान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने ही, मतलब उसमें अप्लाई किया था, मेरी एप्लीकेशन जाने ही वाली थी ऑलमोस्ट, और मैंने तभी रोक दिया था वो प्रोसेस, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली चीज़ें पता लग गई थी कि भाई चल क्या रहा है वहाँ, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर जब मुझे पता है कि इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि अनप्रडिक्टेबल हैं। मुझे लगता है कि लाइफ को इतना अनप्रडिक्टेबल रखो कि अगर कुछ गलत हो जाए तो तुम्हारे हाथ में कुछ रहे। अब जैसे इंडिया में है, तुमने बीएससी ले ली, चलो ठीक है, एमएससी कर ली, उसके बाद अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम एटलीस्ट एक टीचर तो लग जाओगे। और वहाँ तुम जा रहे हो 6 साल पढ़ने की, तुमसे मान लो कुछ भी हो सकता है यार, तुम्हें पता ही नहीं है फिलहाल, तुम वहाँ जाके एनजाइटी हो जाए। कितने लोग मैं फिलहाल जानता हूँ जिनको फोबिया हो गया, एनजाइटी हो गई, पता नहीं क्या क्या हो गया वहाँ जाके, है ना, वो वापस के सब कुछ छोड़ के आ गए इंडिया में। अब क्या है, अगर तुम इतना ज़्यादा लॉस अफोर्ड कर सकते हो तो देखो, बाहर जाओ, पढ़ो। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक कि तुम्हारे साथ सब चीज़ें सही हो, तुम्हारे एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनके पास एग्जैक्टली 40 लाख रुपए ही हैं वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, 40 लाख रुपये वहाँ चाहिए, भाई प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मत जाओ वहाँ पर। वहाँ तुम्हें नहीं पता कितना एडवर्स ज़्यादा हो रहा है। तुम सिर्फ ऐसा सोच रहे हो कि तुम मैनेज कर लोगे, तुम कमा लोगे, तुम खा लोगे, तुम वो एमबीबीएस है यार, तुम्हें पूरा टाइम देना पड़ेगा वहाँ पर, तुम कमा कैसे लोगे? वहाँ की कंट्रीज़ ने खुद रेगुलेशन से निकाल दिए हैं कि तुम वहाँ कमा के खा नहीं सकते हो, तुम अपनी फीस नहीं भर सकते। उनका सिंपल सी बात है कि तुमने स्टार्टिंग में आने से पहले हमारे को मनी शो किया था अपने अकाउंट में, तो वो पैसा अब कहाँ है, तो तुम क्यों कमा रहे हो यहाँ पर? ऐसे लॉस बना दिए गए हैं। लोग इलीगली वहाँ जॉब तो कर रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं उसी तो डिपोर्ट हो रहे हैं। तुम इस बारे में किसी ने बताया? नहीं बताया, कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि उनके तो बढ़िया है ना, उनका तो फायदा हो रहा है। जितने लोग यहाँ से आएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। आइडिया ऑफ दिस होल वीडियो कि क्या एग्जैक्टली वहाँ चल रहा है। एंड इससे ज़्यादा मैं और बोलूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो फिर पूरा ही चिट्ठा खुल जाएगा। अभी के लिए बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि गो विद योर ओन चॉइस। एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है वहाँ पर, अनप्रिडिक्टेबिलिटी का। कुछ भी हो सकता है, एनएमसी कभी भी कुछ भी लॉन्च कर देगा। तुम यहाँ जो डिग्री करते बेचारे बीडीएस है, जो तुम बीएमएस करते, उसकी वैलिडेशन यहाँ तो होती, तुम उससे भी जाओगे। तो जो मिल रहा है शांति से ले लो, और अगर किसी को चुल है तो भाई एज यू विश, आप ट्राई करके देख सकते हैं। For this is so for now this is all. Other than that, see you in the next one. And मेरा कॉलेज अभी खुला नहीं है, अभी टाइम है, सितंबर में शायद खुलेगा, तो आपको व्लॉग्स के थ्रू बता दिया जाएगा। बाकी जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो मी और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम भी मैंने अटैच कर दिया, क्योंकि वहाँ मैं बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ जो मेरी लाइफ में चल रही हैं, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं कर सकता। तो अदर देन दैट, जब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ फिलहाल, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि लोग चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। राइट ब्रो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इतने कम लोग तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो यार, शर्म करो। एनीवे, see you in the next one.